बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई कार टर्न लेती है तो क्यों हम पर एक एक्स्ट्रा बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई होती है? जब भी कोई कार टर्न करती है तो हम हमेशा हमेशा जो टर्निंग होती है उससे बाहर की तरफ जो है ना खिंचते से चले जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि जो कार के या बाइक के रेसिंग ट्रैक्स होते हैं वो बाहर की तरफ से उठे हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी के साथ साथ वो कौन सा उसूल है जिस उसूल के तहत जो कपड़े हैं वो ड्रायर के अंदर सूख जाते हैं, उनसे लिक्विड अलग हो जाता है? बच्चों, एक्चुअली ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल जो है वो चीज़ों के रोटेट करने से ताल्लुक़ रखता है, और आज का हमारा लेक्चर इसी हवाले से है। और टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कॉपी में नोट कर लो। तो चलो पहले इसी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन है, एक ख़ास किस्म की हरकत को कहते हैं, मोशन को कहते हैं, इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्किल। जब भी कोई बॉडी ट्रेवल करती है इन अ सर्किल, इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि इसका नाम ही सर्कुलर मोशन है, तो इसका मतलब बॉडी जो है वो रिवॉल्व करती है इन अ सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड, और जो उसकी रफ्तार है, जो उसकी स्पीड है, वो एक जैसी रहती है। यानी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर रास्ते के ऊपर सर्किल के अंदर हरकत करती है और उसकी रफ्तार सेम रहती है तो एक्चुअली उसका ताल्लुक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, और उसकी जो रफ्तार है वो एक जैसी है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, बल्कि एक ही जैसी है। तो एक्चुअली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और ये मिसाल एक्चुअली हो सकती है काफ़ी चीज़ से मिलती जुलती, जैसे कि एक मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड जब सैटेलाइट रिवॉल्व करती है तो उसकी रफ्तार एक जैसी रह रही है, ठीक है, ये देख लो, और सर्कुलर पाथ से मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई सैटेलाइट हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, यानी कि जो मोशन ऑफ सैटेलाइट है अराउंड अर्थ, एक्चुअली वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी के साथ साथ किसी व्हीकल का मोशन जो कि सर्कुलर ट्रैक पर होता है, जो कि हमारी पहली मिसाल थी, एक कार अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है और उसकी रफ्तार सेम है तो इसको भी कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तीसरी मिसाल हम देख सकते हैं कि कोई एक फ़ैन है जो कांस्टेंट रफ्तार के साथ चल रहा है। एक ही रफ्तार के साथ अगर कोई पंखा चल रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो भी कौन सा मोशन कर रहा है, उसका हर एक पॉइंट कौन सी मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गई ना मेरी बात? तो बेसिकली जो हम लोग आज की डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे ना, उनका बराह रास्त ताल्लुक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से होगा, जिसमें कोई भी बॉडी सर्कुलर रास्ते पर हरकत करती है और उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड सेम रहती है। सो इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस वजह से होता है? तो एक फोर्स है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी along a circular path is called centripetal force। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो यकीनन उसको मूव करवाने वाली कोई ना कोई फोर्स तो होगी ना, ऐसी थोड़ी कोई भी चीज़ गोल घूम जाएगी। यकीनन कोई ना कोई फोर्स होगी जो कि रिक्वायर होगी उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। तो उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मिसाल के तौर पे आप देखो, ये एक बॉल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और बताओ क्यों मूव कर रही है, कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? तो यकीनन आप में से ज़्यादातर समझ गए होंगे कि ये जो लड़का है जिसने रस्सी से इस बॉल को बांधा हुआ है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है सेंटर से। जिस सर्किल में मूव कर रहा है वो उसके सेंटर से फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो एक्चुअली इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? भाई, अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है हमारे अर्थ के अराउंड तो वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? यकीनन वो जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ अप्लाई कर रही है हमारी अर्थ, जो कि ग्रेविटी की वजह से होती है, ग्रेविटेशन की वजह से होती है। सो ये जो फोर्स है जिसकी वजह से सैटेलाइट मूव कर रही है वो भी है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, क्लॉक में भी ऐसे ही मामला है। आप देखो, एक घड़ी की सुई अगर हरकत कर रही है तो यकीनन सेंटर से जो गियर्स लगे हुए होते हैं वो इस नीडल को मूव कराते हैं। तो बेसिकली ये जो फोर्स है सेंटर की तरफ लग रही होती है, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको डिनोट किया जाता है एफसी से। जो भी फोर्स है उसको हम एफसी से जाहिर करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यानी जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही थी तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ अप्लाई होती है।
द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एक्चुअली जब ये लड़की जो है वो घुमा रही है इस बॉल को स्ट्रिंग की मदद से, तो एक्चुअली जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है सेंटर की तरफ, और इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक कार जब रिवॉल्व कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, तो एक फोर्स अप्लाई हो रही है सेंटर की तरफ, उसको भी कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर देखा जाए, एक रोलर कोस्टर है और वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब भी एक फोर्स अप्लाई होती है सेंटर की तरफ, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक्चुअली ये जो फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हैं जो कि हर बॉडी के सर्किल के सेंटर की तरफ अप्लाई होती हैं। जैसे कि अर्थ वाली मिसाल तो मैंने आपको दे दी कि सन जो है वो अर्थ को जब रिवॉल्व करता है तो सन एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है, और वो होती है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, जिसे हम v से जाहिर कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस पर डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट का सेंटर से फासला कितना है, और फासले को आमतौर पे r से जाहिर करते हैं, और आप इसको अपनी आसानी के लिए रेडियस भी कह सकते हो। रेडियस से भी वही बात समझ में आ जाएगी। इसी के साथ साथ तीसरा जिस चीज़ पर डिपेंड करता है वो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, और ऑब्जेक्ट का सेंटर से फासला कितना है, जिसको हम r से जाहिर करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी या कम होगी, तो वह एक्चुअली 3 फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है, v पर, r पर और m पर। देखो मिसाल के तौर पे ऐसा है, एक बॉडी है, ये आ गया उसका सेंटर, और ये जो फासला होता है सेंटर से किसी बॉडी का फासला, उसको r से जाहिर करते हैं। मान लो कि जो बॉडी का मास है उसको m से शो कर देते हैं, और जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, बॉडी इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है इन अ सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनेगा Fc = mv²/r। क्या मतलब, जब बॉडी का मास ज़्यादा होता है तो उसको घुमाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है बच्चों। भाई आप एक हल्की बॉल को घुमाने की कोशिश करो रस्सी से, और एक भारी बॉल को घुमाने की कोशिश करो, तो यकीनन जब बॉल भारी होती है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ साथ स्पीड, अगर आप किसी चीज़ को तेज़ घुमाना चाहते हैं तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कम लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ज़रा अपोजिट रिलेशन नज़र आ रहा है रेडियस के साथ साथ। ठीक है, जितना रेडियस ज़्यादा होता चला जाता है, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो कम से कम होती चली जाती है। ठीक है ना, रेडियस ज़्यादा तो जो फोर्स है वो कम, और रेडियस कम तो फोर्स हो जाएगी ज़्यादा। और समझ गए ना रेडियस किसे कह रहे हैं, कि इस बॉडी का सेंटर से फासला कितना है। जैसे मिसाल के तौर पे दरवाजे की मिसाल आप सपोज कर लो कि दरवाज़ा अगर आप कॉर्नर से घुमाने की कोशिश करते हो, उसमें रोटेट कराने की कोशिश करते हो कॉर्नर से, मतलब कि जो वो लगा हुआ होता है ना, कब्जे जो लगे होते हैं दरवाजे के, उसके दूर से, तो जितना दूर से आप फोर्स अप्लाई करते हो उतना कम फोर्स की ज़रूरत होती है उसको रोटेट करवाने के लिए, और जितना करीब से अप्लाई करते हो उतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये भी इसी की मिसाल हो सकती है। ठीक है ना, तो यह है फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक और फोर्स समझनी है, सेंट्रीफ्यूगल। आम लफ्ज़ों में ऐसे समझो, सेंट्रीपिटल का काम था सेंटर की तरफ लेकर जाना, ठीक है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर थी, और सेंट्रीफ्यूगल उसका अपोजिट है। इसका काम होता है किसी भी बॉडी को सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करना। मतलब इसकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से बॉडी को सेंटर से दूर ले जाए। द फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन अ बॉडी विच मूव्स अलॉन्ग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कोई बॉडी किसी कर्व पाथ पे मूव करती है तो एक फोर्स लगती है उस बॉडी, वो बॉडी ही एक्चुअली एक फोर्स अप्लाई करती है जो कोशिश करती है किसी तरीके से बाहर की तरफ मूव कर जाए। तो सेंट्रीपिटल का अपोजिट हो गया ना ये, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये एक शख्स है जो बॉल को घुमा रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि यकीनन कोई एक सर्कुलर पाथ है, तो एक फोर्स लगेगी। अगर ये मिसाल के तौर पर छोड़ दे इसको, तो यकीनन ये जो बॉल है जिसे घुमा रहा है बाहर की तरफ चली जाएगी। वो किसकी फोर्स की वजह से जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि वो कोशिश करेगी किसी तरीके से सेंटर से अवे चले जाएं। इस तरीके से सेंट्रीपिटल तो इसको अपनी तरफ खींच रही थी, पर सेंट्रीफ्यूगल कोशिश करती है किसी तरीके से इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाया जाए। तो ये अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की।
इसी फोर्स की वजह से बच्चों जब भी आप रोटेट करते हैं, आप एक कार के अंदर होते हैं और कार जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट होती है, तो आप पर एक बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई होती है, आप बाहर की तरफ थोड़ा सा लीन कर जाते हो, इस तरीके से झुकते हो, ये बेसिकली होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना। अच्छा, ये हमेशा सेंटर से अवे होती है, इंपॉर्टेंट बात ये है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, एक्चुअली वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होता है, बट ये अपोजिट होता है उसके। जैसे हमने पढ़ा था ना न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो आप ऐसा समझ लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल अगर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बॉडी को सेंटर की तरफ लाया जाए, तो सेंट्रीफ्यूगल कोशिश करती है कि किसी तरीके से सेंटर से अवे ले जाया जाए। और इसको हम 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारी बुक के अंदर भी मेंशन है। सबसे पहले जो रोड की बैंकिंग की जाती है, याद है वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था रेसिंग कार ट्रैक्स क्यों एक तरफ से उठे हुए होते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही उठे हुए होते हैं। जो आउटर एज होता है या बैंक जिसे कहते हैं रोड का, उसको थोड़ा सा रेस किया जाता है सर्टेन हाइट तक एट द कर्व पार्ट ऑफ द रोड्स। जो रोड्स के कर्व पाथ होते हैं ना, जहाँ पे टर्निंग होती है रोड की, वहाँ पर जो आउटर वाली एज होती है रोड की, वो थोड़ी सी उठी हुई बनाई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाती है टायर के अगेंस्ट ना, और जो कार है वो स्किड करने से, स्लिप होने से बच जाती है। तो आमतौर पे आपको पता है कि रेसिंग कार में या हाईवे के ऊपर कार की रफ्तार तेज़ होती है और तेज़ रफ्तार में उसने टर्न करना होता है, तो स्किड करने से बचाने के लिए ये काम किया जाता है। सही ना, स्किड करने से बचाने के लिए रोड्स को बैंक बनाया जाता है। देख लो, जैसे ये टर्निंग आ रही है ना, तो आप देखोगे बाहर की तरफ से ना रोड उठा हुआ है और यहाँ की तरफ से रोड अंदर की तरफ है, तो एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाती है, एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाती है जो कि बॉडी को बाहर जाने से रोकती है, स्किड करने से रोक देती है। ये देख लो कितना ज़्यादा मुड़ा हुआ है ना ये कार, क्योंकि कार को तेज़ी से रोटेट करना होता है, तो उतना ही ज़्यादा रोड का बैंक होना ज़रूरी है। बैंक होने का मतलब ये है कि जो आउटर एज है ना, ये वाला आउटर एज है, ये उठा हुआ होना चाहिए। अच्छा, क्रीम सेपरेटर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोगों ने देखा भी होगा शायद, दूध की दुकानों के ऊपर, लस्सी वगैरह की शॉप्स के ऊपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो मिल्क प्लांट होते हैं कंट्री के अंदर, वो यूज़ करते हैं हाई स्पीड स्पिनर होते हैं बाकायदा, और उन स्पिनर्स के ज़रिए क्रीम को, मलाई को दूध से अलग कर लेते हैं। और जो स्किम मिल्क होता है एक्चुअली वो हैवियर होता है, वेयर एज द क्रीम इज़ लाइटर। देखो बच्चों, जो दूध होता है ना एक्चुअली वो भारी होता है और क्रीम हल्की होती है। कोई बच्चों को जब मैं बताता हूँ ना, बोलते हैं नहीं नहीं सर क्रीम तो भारी होती है। नहीं बच्चों, क्रीम हल्की होती है। पहचान पता है क्या है, क्रीम हमेशा मिल्क से ऊपर आती है, मलाई दूध के ऊपर होती है। अगर वो भारी होती तो वो नीचे होती दूध के, लेकिन मलाई तो हमेशा ऊपर आती है। तो याद रखना, मलाई जो है ना वो एक्चुअली हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। तो जब मिल्क को गोल गोल घुमाया जाता है हाई स्पीड के ऊपर, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा बाहर की तरफ पुश होते हैं। क्यों पुश होते हैं? क्योंकि आपको पता है फार्मूला क्या था, फार्मूला था mv²/r। मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, तो जिस चीज़ का मास ज़्यादा होता है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगती है। तो जब मिल्क को घोल घुमाया जाता है, तो जो हैवी पार्टिकल होते हैं, यानी जो दूध के पार्टिकल होते हैं, वो वॉल्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं, जो क्रीम के पार्टिकल होते हैं, वो सेंटर की तरफ रहते हैं। तो 2 पाइप के ज़रिए दूध को अलग कर लेते हैं और क्रीम को अलग कर लेते हैं। इस तरीके से ये 2 अलग अलग हैं। सेंटर वाला जो पार्ट है, ये पाइप अलग है, ये समझ लो आउटर साइड से आ रहा है, और एक इनर साइड वाला पाइप होता है, ये वाला पाइप है, ये वाला पाइप है। एक से जो है वो मिल्क अलग हो जाता है, एक से क्रीम अलग हो जाती है, क्योंकि जब ये गोल गोल घूमता है ना, तो मिल्क साइडों पे चला जाता है और सेंट्रल जो पार्ट है ना, वहाँ पर आ जाती है क्रीम। तो क्रीम अलग, मिल्क अलग, इस तरीके से काम करते हैं। गोल गोल घुमाते हैं तो 2 पाइप होते हैं, क्रीम अलग होता रहता है और जो है वो मिल्क जो है वो अलग होता रहता है। स्कीम मिल्क अलग हो जाता है और क्रीम अलग हो जाती है। क्रीम सेंटर से आती है और मिल्क जो है वो दीवारों से लग लग के आता रहता है, ठीक है ना। तो ये क्रीम सेपरेटर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करता है। और तीसरी एप्लीकेशन है ड्रायर। हमारे घरों में ड्राइंग मशीन होती है, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया भी था। तो बच्चों को इसी उसूल के ऊपर काम करती है, गोल घुमाते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल अलग होते हैं। क्या होता है, जैसे ही स्पिन किया जाता है वेट क्लोथ्स को, तो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आउटवर्ड मूव कर जाते हैं, और आउटवर्ड वाली जो दीवारें होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, यानी कि उनमें होल्स वगैरह से होते हैं। वहाँ से वो जो पानी होता है वो अलग हो जाता है
और एक मर्तबा अगर कपड़े से पानी अलग हो जाएगा तो कपड़ा खुश्क हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आप देखेंगे ना, तो जो साइडें होती हैं परफोरेटेड होती हैं, इस तरीके से गोल गोल घूमता है। अच्छा, हो सकता है आपके घर में ये वाला ड्रायर ना हो, टॉप लोड होता है जिसमें ऊपर से कपड़े डालते हैं, तो वो भी एप्लीकेशन है, वो अभी अगले वाले में दिखा दूंगा। लेकिन इसमें दीवारें ऐसी हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो पानी के पार्टिकल जो है ना यहाँ से अलग हो जाते हैं। इसको देखो, इस वीडियो को देखोगे ना बात समझ में आ जाएगी। इस तरीके से देखो, ये खोखला सा होता है अंदर से ना, देख लो, इसमें परफोरेशन बनी होती हैं, होल्स बने हुए होते हैं। तो एक्चुअली इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि जैसे ही हम इसको गोल घुमाएंगे ना तो पानी बाहर की तरफ चला जाएगा। अब देखना है, गोल घूमेगा ना, ये रस्सी को जो बल दिया है ये गोल घूमना शुरू करेगा ऑटोमेटिकली। तो जब गोल घूमेगा तो जाहिर सी बात है जो भी वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे और कपड़ा जो है वो खुश्क हो जाएगा। पानी के पार्टिकल ये जो जाली सी बनी हुई है ना यहाँ से बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो एक्चुअली हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए ही कपड़ों को ड्राई करते हैं, ठीक है ना। सो बच्चों, कैसा लगा आज का लेक्चर? मज़ा आया ना पढ़ने में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही पढ़ लिया और हमने सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सीखा। अगर आपका कोई सवाल है तो लिखना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।